Good evening, everyone. My name is CMA Kunal Bansal. Now we are starting with organizational structure-wise classification of audit. Organizational structure-wise classification of audit. उससे पहले हम ये जानते हैं कि classification of audit कौन-कौन से formats में होती है. For example, organizational classification, objective-wise classification, periodicity-wise classification, scope-wise classification, and one more, subject matter classification. Organizational, objective, periodicity, scope and subject matter classification. वन बाय वन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में रिटेन होगा. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में दो आते हैं, स्टैट ऑडिट और नॉन स्टैट ऑडिट. ठीक है. स्टैट ऑडिट होती क्या है? स्टैट्यूटरी का मतलब ये होता है, स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ में डिफाइंड है. लॉ में कौन सा डिफाइंड है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कि एज पर द लॉ होनी चाहिए. कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट 2013. तो कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, गवर्न्स द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी. उसका रिपोर्टिंग, उसका ऑडिट रिपोर्ट बनाने का तरीका. दैट मीन्स जो लॉ में लिखा हुआ है, जो लॉ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑडिट करने का तरीका, मैनर, ऑडिट की रिपोर्टिंग. ठीक है. और क्या हो सकता है बताओ? और क्या हो सकता है? ऑडिट का मैनर और ऑडिट प्रेपरेशन मतलब स्कोप. ठीक है. तो ये लॉ में डिफाइन होता है. तो अगर कंपनी है तो कंपनी एक्ट 2013 लगेगा. ठीक है. अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी है तो उसके केस में सीएजी ऑडिट करता है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से होता है. थर्ड थर्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल अपने बैंक्स है, बैंक्स को रेगुलेशन करता कौन है? आरबीआई. इंश्योरेंस कंपनीज, उनको रेगुलेट करता कौन है? आईआरडीए. पेंशन फंड अथॉरिटीज, पीएफआरडीए. तो इनके जितने भी एक्ट्स हैं, इनके अपने अपने एक्ट्स हैं, सबके अपने अपने स्टैट्यूटरी एक्ट्स हैं. तो इन स्टैट्यूटरी एक्ट्स में इनकी ऑडिट करने के तरीके, इनके रिपोर्ट लिखने के तरीके, इनके स्कोप्स, ये सब डिफाइंड है. इसलिए ये सब स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाई जाती है. ठीक है. स्टैट्यूटरी ऑडिट करता कौन है? स्टैट ऑडिटर. कौन करता है? स्टैट ऑडिटर. स्टैट ऑडिटर. ठीक है. स्टैट्यूटरी ऑडिटर. स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होता है. जनरल मीटिंग में अपॉइंट कौन करता है? या तो बोर्ड, शेयर होल्डर्स. बट बट शेयर होल्डर्स कभी भी अपनी पावर बोर्ड को स्पेशल रेजोल्यूशन से नहीं दे सकती. ठीक है. नहीं दे सकती. स्टैट्यूटरी ऑडिटर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो गया, बोर्ड या शेयर होल्डर्स के द्वारा हो गया. ठीक है. बट बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर बाय प्रोफेशन होगा कौन? चार्टर्ड अकाउंट. ठीक है. ओके. चार्टर्ड अकाउंट. अब बात आती है, अगर मानो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंटमेंट नहीं किया, इधर शेयर होल्डर्स ने अपॉइंटमेंट नहीं किया, तो फिर कंपनी चलानी, कंपनी कैसे चलेगी? कोई तो ऑडिटर आएगा जो उस कंपनी की सारी फाइनेंसिस देखेगा. अब शेयर होल्डर ने अपॉइंटमेंट नहीं किया तो करेगा कौन? एट द एंड थक हार के गवर्नमेंट आती है, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. ठीक है. गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. पॉइंट ये है कि जो सीए है उसके पास सीओपी भी होना चाहिए. ठीक है. हमने क्या पढ़ा? स्टैट ऑडिट, नॉन स्टैट ऑडिट. स्टैट ऑडिट के अंदर तीन चीजें. एक तो कंपनी एक्ट 2013, बैंक वगैरह है, इंश्योरेंस कंपनीज है, तो उनके अपने अपने स्टैट्यूटरी लॉज. थर्ड, स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेगा ऑडिट हैविंग अ सीओपी अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग इन द shareholders or board. If shareholder has not appoint, then government has to appoint an auditor to the company. Okay, perfect. अब स्टैट्यूटरी ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है? वही सब नॉर्मल बात है. ठीक है. कि इंडिपेंडेंट पर्सन एक ऑडिटर होगा जो कंपनी के सारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स देखेगा, उसकी रिलायबिलिटी चेक करेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करेगा. ठीक है.
तो ये रहा ऊपर ही ऊपर पहला पॉइंट। ठीक है, ईयर में कुछ भी लूप होल्स हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी, अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉसेज जो है वो सब बच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे खुद को बारे में खुद को सोचना है कैसे कैसे हम लोग इसके एडवांटेज लिख सकते हैं जो परफेक्टली हमारे आंसर्स में फिट हो जाए। ठीक है, अब आते हैं बुकिश लैंग्वेज पे। बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है, बेटर फॉर द इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर वोटिंग राइट्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए टाइमली टैक्स का पता लगता रहे, कितना टैक्स बन रहा है जो हम प्रोविजन बुक कर लें। ठीक है, परचेज और सेल्स कंसीडरेशन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, पार्टनर्स अकाउंट है तो बराबर एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, एम्प्लॉय डिस्प्यूट या क्रेडिटर डिस्प्यूट या डेटर डिस्प्यूट ऑफ सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू पता लग जाती है, बिजनेस का फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लेने के लिए हमको चाहिए, बराबर ऑडिटेड। ठीक है, अगर कोई एनपीओ है तो गवर्नमेंट ग्रांट लेने में आसानी रहती है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता रहता है। तो ऐसे करके ये सारे पॉइंट्स आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मोटा मोटी इसमें 15 पॉइंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, पढ़ने कितने, 8। दैट्स इट, अपने हिसाब से पढ़ लो। ठीक है, अब आती नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब जो किसी लॉ में नहीं लिखी, कंपनी के इंटरनल रूल्स के हिसाब से चलती है। किस हिसाब से चलती है, इंटरनल रूल्स, कंपनी के इंटरनल रूल्स के हिसाब से चलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल audit of sole proprietors, sole proprietors, audit of partnership firm, audit of NPO, such as clubs, associations of persons, hospitals। तो इनके अकाउंट्स ऑडिट होंगे इनके इंटरनल रूल्स के हिसाब से। ठीक है, अब सोल प्रोप्राइटरशिप के ऑडिटिंग के एडवांटेज क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जो अपने बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, अपने बिजनेस को चला रहा तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं। ठीक है, उसके सारे वीकनेसेस ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। उसके अकाउंट जो बना रही है अकाउंट डिपार्टमेंट वो रिलायबल और ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हैं कि नहीं है, टाइमली उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं कि नहीं बनते। एम्प्लॉयज पे मॉरल चेक हमेशा रहता है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। ठीक है, उनको अगर किसी से बोरो करना है या इन्वेस्टमेंट लेनी है तो सबसे बढ़िया तरीका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो, दिखाओ, पैसा लेके आओ। ठीक है, कोई ट्रेड डिस्प्यूट है, कोई लेबर डिस्प्यूट है, कोई इंश्योरेंस क्लेम है, इजीली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखने से सब सेट हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म को एडवांटेज क्या है, कोई भी पार्टनर आ रहा है जा रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड रहते हैं तो इजीली कैपिटल अकाउंट्स का प्रॉपर एस्टिमेशन हो पाता है और प्रॉपर हम लोग एक नए पार्टनर को आने के लिए, नए पार्टनर को जाने के लिए इजीली बिना डिस्प्यूट के सारे अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सेटलमेंट्स इजी हो जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ओके, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स, कोई बच्चा है उसके इंटरेस्ट को बचाता है। स्लीपिंग पार्टनर्स जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं डोरमेंट है एकदम, ठीक है, उनको भी समझ में आता है कि सिक्योरिटीड है। ओके, गुडविल का सेटलमेंट इजीली हो जाता है और लोन लेने वाली सेम बात है। ओके, कमिंग टू द स्टैट्यूटरी ऑडिट वर्सेस नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो हमेशा लीगल कंपल्सन होती है। ठीक है, स्टैट मतलब लॉ, लॉ का हमेशा कंपल्सन होगा ही होगा, कुछ भी कर लो तो ये हमेशा कंपल्सरी चलेगी चलेगी। ये वॉलंटरी होती है। ठीक है, इसका स्कोप उसके लॉ में लिखा हुआ है, इसका स्कोप इंटरनल रूल्स में लिखा हुआ है। ऑडिटर का क्वालिफिकेशन सीए, इसमें सीए की जरूरत नहीं है, हम सीए में भी जा सकते हैं। ठीक है, पावर राइट्स एंड इन ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर इसमें इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो सब स्टैट बताएगा, नॉन स्टैट्यूटरी में सब इंटरनल रूल्स बताएंगे। ठीक है, इंटरनल रूल जैसे ऑडिटर और कंपनी या फर्म के बीच में एक एग्रीमेंट होता है उसके बेस पे काम चलता है। इंडिपेंडेंस, प्रॉपर इंडिपेंडेंट बंदा आता है इसमें। ऑडिटर, इसके अंदर कोई इंडिपेंडेंस नहीं होती। ठीक है, ऑडिटर की लायबिलिटी, ऑडिटर इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस अंडर द कॉमन लॉ।
and misfeasance under the relevant statute governing the audit. ऑडिटर की लाइबिलिटी इसमें तो डिफाइंड है कि है, और इसमें भी है अंडर कॉमन लॉ। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश्ड, पब्लिक में जाती है ऑडिट रिपोर्ट, इसमें एम्प्लॉयर्स और पार्टनर्स को जाती है, ये खुद ही खुद में कर रहे हैं ना। ठीक है, कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, अपने ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी ऑडिट की जाती है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, वो इंटरनल ऑडिट सॉरी ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट हमारा होता है। ठीक है, फर्स्ट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, क्या होती है इंटरनल ऑडिट, सोचिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, यू विल गेट टू, एक आइडिया लग जाएगा। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, इंटरनल ऑडिट एज पर आईसीआई क्या होता है, इंटरनल ऑडिट होती क्यों है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है, उसके बाद डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, इंटरनल ऑडिट की जाती है अपने इंटरनल सिस्टम को सही करने के लिए। ओके, इंटरनल सिस्टम सही होगा तो सिस्टम में प्रोडक्टिविटी आएगी, सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी होगी, दैट मीन सिस्टम इंप्रूव होगा। ठीक है, इसलिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम अपने सारे इंटरनल कंट्रोल्स को सेट करते हैं, उसके बेस पर उसकी ऑडिट होती है और हमको पता लगता है कि हमारी वीकनेसेस कहाँ कहाँ पर है। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कि एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन which involves a continuous and critical appraisal of the functioning of entity with a view to suggest improvements thereto and add value and strengthen the overall governance mechanism. Again the same thing, जितना इजी लैंग्वेज में पढ़ोगे उतना बढ़िया। ठीक है, एक एंटिटी की फंक्शनिंग के लिए उसके कंट्रोल राइट होना बहुत जरूरी है, उसकी ऑडिट होती है, इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, और मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, इंक्लूडिंग द एंटिटीज स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। So internal audit therefore provides assurance that there is a transparency in reporting, a part of good governance. ठीक है, तो गुड गवर्नेंस वाला कीवर्ड याद रखेंगे हम लोग कि गुड गवर्नेंस के लिए हम अपने इंटरनल कंट्रोल्स की ऑडिट कर रहे हैं, अपनी फंक्शनिंग ऑफ एंटिटी को चेक कर रहे हैं, सारे कंट्रोल्स राइट है कि नहीं, उसकी ऑडिट हो गई, इंप्रूवमेंट्स दिखा दिए, दैट्स इट। ओके, तो इंटरनल ऑडिट हमेशा इंडिपेंडेंट अप्रेजल होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, बट जनरली इंटरनल डिपार्टमेंट्स तो हर कंपनी में होते हैं, मोस्टली कंपनीज में होते हैं, बड़ी कंपनीज में तो इंडिपेंडेंट अप्रेजल होता है, सारे इंटरनल कंट्रोल्स की ऑब्जेक्टिविटी, सारे इंटरनल कंट्रोल्स की सब्जेक्टिविटी सब कुछ चेक चेक होती है, 360 डिग्री एनालिसिस होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे इम्प्रूवमेंट समझ में आते हैं। It not only includes matter related to finance, but also critical appraisal of the policies or procedures of the company. Okay, the internal audit is based on the principle of early detection and prevention of further damage. Early detection and prevention of further damage. ये लाइंस तो लिख के याद करनी ही करनी है। ठीक है, ये हुआ इंटरनल ऑडिट, दूसरा है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट करनी है अगेन वही, तो फाइनेंशियल ऑडिट करेगा कौन, क्वालिफाइड ऑडिटर, क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे आएगा, किसकी करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, एनपीओस की, वही अगेन नॉन स्टेट ऑडिट। ठीक है, कुछ एक्ट्स में कंपलसरी होती है, कुछ एक्ट्स में कंपलसरी नहीं होती है। पीरियोडिसिटी वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट होती है या फिर एक फाइनल ऑडिट होती है, जैसे बुक्स क्लोज होनी है तो बुक्स क्लोज होते होते एक फाइनल ऑडिट कंडक्ट होती है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, जिससे हमारे सेशन का फाइनलाइजेशन समझ में आता है कि एक्चुअली में यहाँ 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 तक अपना काम कंप्लीट हो चुका है,
यहाँ तक की चेकिंग डन हो चुकी है, जिससे ऑडिट में आगे चल के रेगुलर फंक्शनिंग में दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए फाइनल ऑडिट होती है। अब ऑडिटर क्या होता है कि हर एक लाइन आइटम को चेक नहीं कर सकता, ऑडिटर सैम्पलिंग बेसिस पे लाइन आइटम चेक करता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग बेसिस पे करते हैं क्योंकि टेम्परिंग ऑफ अकाउंट्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी फुल है। ठीक है, ये होता है। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या होती है कि फाइनल ऑडिट कॉस्ट इफेक्टिव तो होती है, कंटिन्यूस फोकस भी रहता है, अप्रोच तो सारी ऑडिट में प्लान होती है। ठीक है, और चौथी बात ये है कि काम में अड़चन नहीं होती, काम में अड़चन नहीं आती है। इधर काम चलता रहता है, इधर ऑडिट होती रहती है, फिर समझ में आता है कि यहाँ गलती है, उसको सुधार लो और आगे बढ़ जाओ, तो आगे इंटरप्शन नहीं होगी। पर मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कुछ फ्रॉड एरर दिख गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बताएं, अकाउंटेबिलिटी किसको बताएं? हमको तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को देनी है, वो डिले हो जाएगी, तो सैंपल टेस्टिंग होगी। तो इसकी वजह से क्या है कि फ्रॉड एरर के चांसेस कम रहते हैं। बट मेजर डिसएडवांटेज यही है कि अगर एरर दिखा तो डिले इन ऑडिट रिपोर्ट होगा आगे चल के। ठीक है, इंटरिम ऑडिट क्या होती है? दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में जो ऑडिट होती है वो इंटरिम ऑडिट होती है। दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में जो ऑडिट होती है वो इंटरिम ऑडिट्स होती है। कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली होती है या हाफ ईयरली होती है। उसका इंटरिम ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसका इंटरिम डिविडेंड डिक्लेरेशन या शेयर वैल्यूएशन की सर्टेन डेट पे करनी है तो। ठीक है, इंटरिम ऑडिट क्या होती है? दो ऑडिट के बीच में ऑडिट हुई इंटरिम ऑडिट। ऑब्जेक्टिव क्या? इंटरिम डिविडेंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, कुछ डेट पे उसको भी प्रोफेशनल्स ही करते हैं, कोई लीगल स्टेटस नहीं है, एज द फिगर्स में भी ऑल्टर सब्सिक्वेंटली, फिगर चेंज हो सकती है। यूजफुल क्या है? वही अगेन इंटरिम प्रॉफिट देखो और डिविडेंड डिक्लेयर करो। पार्टनरशिप फर्म के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, जैसे रिटायरमेंट होगा, बीच में पार्टनर एडमिट हो गया, बीच में पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ हो गई, तो उस चीज के लिए। तो उसी वक्त गुडविल का वैल्यूएशन होता है, तो अगेन गुडविल, तो अगेन नेटवर्क। ठीक है, कुछ फ्रॉड हो रहा है तो हम बीच में ऑडिट करा के सस्पेक्टेड फ्रॉड चेक कर लेते हैं, या फिर हमें बीच में कोई अमाउंट चाहिए तो हम लोन लेने के लिए तो हम ऑडिट कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस ऑडिट क्या होती है? कंटिन्यूस ऑडिट पूरे साल चलती है। ठीक है, कंटिन्यूस ऑडिट पूरे साल चलती है। तो मॉडर्न ऑडिटिंग लेवल्स में आजकल कंटिन्यूस ऑडिट का ज्यादा चलन है, क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट में पीरियोडिक रिव्यूज होते हैं, पीरियोडिक रिव्यूज होने की वजह से फ्रॉड्स एंड एरर्स कम होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के परेशानी नहीं आती, इंटरप्शन नहीं होते ऑपरेशंस में। ठीक है, कंटिन्यूस ऑडिट बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या डिस्क्रिपेंसीज को कम कर देता है। अब फीचर्स क्या है कि पूरे साल चलती है, रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल दोनों में चलती है, 100% ट्रांजेक्शन टेस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा आती है। ठीक है, एडवांस नोटिस में हमारे एरर्स और इरेगुलरिटीज रहती हैं, सरप्राइज विजिट्स भी होती रहती हैं, तो एक मॉरल चेक बना रहता है। नेसेसरी क्यों है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स सिस्टम में होना बहुत जरूरी है और एडिक्वेट होना बहुत जरूरी है। ट्रांजैक्शन जब बहुत सारे होते हैं तो ऑडिटर, इसलिए इंटरनल ऑडिट के डिपार्टमेंट्स होते हैं कि अपने ऑपरेशंस में रुकावटें ना आए। ठीक है, एडवांटेज पढ़ लिए तो इन सबको पढ़ लेना, एडवांटेजेस भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। डीमेरिट्स क्या है वो देख लेते हैं कि पूरे साल एक्सक्यूज मी पूरे साल रिकॉर्ड्स और फिगर्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के चेक होते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑडिटर हो सकते हैं, ऑडिट होने के बाद भी, तब क्या करोगे? ठीक है, ऑडिटर की फ्रीक्वेंट विजिट रहेगी, तो उनको आदत पड़ जाएगी कि ऑडिटर तो आता रहता है, छोड़ो अपने काम पे ध्यान देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए होगा कि इनकन्वीनियंट होगा, ये डेटा मांग रहा है, ये डेटा मांग रहा है, हम काम करेंगे डेटा दे, तो ये सब चीजें भी होती है। ठीक है, बीच बीच में आएगा तो क्लाइंट से बहस भी हो सकती है। ठीक है, स्टाफ के स्टाफ से बहस हो सकती है, कलेश हो सकते हैं। कलेश और क्लैश को एक ही बोल लो, कलेश क्लैश। कंटिन्यूस ऑडिट पूरे साल चलना मतलब कंपनी का खर्चा बढ़ जाना, एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑडिटर को पूरा टाइम देना पड़ेगा। ऑडिटर का काम मोनोटोनस हो जाएगा, रेपिटेटिव वर्क हो जाएगा, तो वो भी परेशान हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात कंटिन्यूस ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट के बीच में डिफरेंस। देखो वही बात अगेन, टाइमिंग पढ़ लो पहले। कंटिन्यूस पूरे साल, पीरियोडिक बीच बीच के पीरियड में होती है, जैसे इंटरिम।
कॉस्ट, पैसा ज़्यादा है कंटिन्यूस में, पीरियोडिकल में कम है। एरर एंड फ्रॉड्स कंटिन्यूस ऑडिट में ज़्यादा है, पता पहले लग जाता है, पीरियोडिकल में पीरियड के बाद भी तो क्या करोगे। स्कोप, डिटेल चेकिंग, उसमें लिमिटेड चेकिंग। इंटरिम डिविडेंड कंटिन्यूस ऑडिट में नहीं, पीरियोडिकल ऑडिट में निकलती है। मोनोटोनी ऑफ द ऑडिट स्टाफ, कंटिन्यूस में मोनोटोनी हो जाएगी, पीरियोडिकल में मोनोटोनी नहीं होगी। क्लाइंट के स्टाफ जो होंगे वो कंटिन्यूस ऑडिट में परेशान हो जाएंगे, लेकिन उनकी एफिशिएंसी बराबर रहेगी। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग आर्टिकल्स हैं, हमको डिफरेंट डोमेन में काम सीखने को मिलेगा, तो हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है। कल्यूजन, कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है कि पूरे साल ऑडिट चलती है, एक महीना तो नहीं दूसरे महीना होगा, ह्यूमन नेचर, दोस्ती हो जाएगी, कल्यूजन हो जाएगा, इजी टू टेम्पर द फाइनेंस अकाउंट्स। ठीक है। मॉरल प्रेशर, मॉरल प्रेशर तो ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि बीच बीच में सरप्राइज विजिट भी तो देता आ रहा है ऑडिटर, तो मॉरल प्रेशर बना रहेगा। एप्लीकेबिलिटी क्या है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस पे कंटिन्यूस ऑडिट सकते हैं, क्योंकि वो पैसा खर्च कर सकते हैं। रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट टाइमली सबमिट करनी पड़ती है कंटिन्यूस ऑडिट में। ठीक है। तो इसी के साथ इस वाले लेक्चर को विराम देते हैं और हम आगे। ठीक है, गुड नाइट।